हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सभी के लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें कि पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच नहीं है जब हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल रेवेन्यू दे रखा होगा। तो उन इनके बीच में से कौन सा जो रिलेशनशिप जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है वो समझना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो टीआर और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो प्राइस और टीआर के बीच में इनडायरेक्ट ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टीआर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो टीआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो अ रिडक्शन इन द प्राइस लीड्स टू एन इंक्रीज इन टीआर, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप आता है जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो प्राइस और टीआर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे प्राइस हमारा डिक्रीज हो, टीआर जो है वो सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 होगी तो प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड हमारे पास आता है इलास्टिसिटी लेस देन 1। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टीआर भी इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो टीआर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट हम देखेंगे जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 होगी तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टीआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो टीआर भी डिक्रीज होगा। तो अब हमें ये रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे मैच करते हैं कि कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 0, जब इलास्टिसिटी 0 होगी तो हमने कहा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो टीआर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टीआर भी डिक्रीज होगा। तो देखिए प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो टीआर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टीआर भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमारे पास ये जो है ये तो करेक्टली मैच्ड है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। अब बी देख लेते हैं। बी में इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 में क्या चलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। मतलब हमारे पास प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो टीआर भी इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो टीआर भी डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे तो क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है मगर यहाँ पे क्या टीआर डिक्रीज दिखा रहे हैं, और प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है तो टीआर को क्या दिखा रहे हैं, इंक्रीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे तो इनडायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये जो मैच है वो करेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है। उसके बाद इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 में क्या रहता है, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो नो चेंज होता है, तो यहाँ पे ये भी करेक्टली मैच्ड है। मोर देन 1, इन हमारे पास ग्रेटर देन 1 जब इलास्टिसिटी होती है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारा टीआर और चेंज इन प्राइस इन जो है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो टीआर डिक्रीज होगा, और प्राइस जब इन डिक्रीज होगा तो टीआर इंक्रीज होगा। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है, बी ऑप्शन जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। तो ये बी ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ करेक्ट मैच ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है।
इसमें एजर्शन दे रखा है गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर। गॉसन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? सिंगल कमोडिटी केस भी कहा जाता है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या गॉसन फर्स्ट लॉ जो है वो हमेशा ही एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर। तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो गलत है क्योंकि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दूसरा रीजन दे रखा है इट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। बिल्कुल ठीक है रीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ बायर या आर्टिकल्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी एक्सेप्शन में क्या क्या आता है? गिवन गुड्स भी आते हैं, इग्नोरेंस ऑफ बायर भी आता है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी आता है। बट लॉ ऑफ डिमांड की जो एक्सेप्शन नहीं है वो कौन सी है? नॉर्मल गुड्स। मतलब नॉर्मल गुड्स जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की, तो नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस द डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जब एक्स एक्सिस के होता है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू 0 होगी, इन्फिनिटी होगी या लेस देन 1 होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड इज नोन एज। जब रिलेटेड गुड्स के केस में इलास्टिसिटी पूछी जाती है, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उस केस में इलास्टिसिटी को क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रिलेटेड गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पॉइंट ऑफ सैटिटी फॉर अ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज। एमयू क्या होगा इन केस ऑफ सैटिटी? हमारे पास इस केस में जो है 0 हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोपोलिस्ट प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड या एब्सेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक मोनोपोलिस्ट तभी प्रेफर करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का जब इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होती है या इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन इलास्टिसिटी क्या होगी? इज इक्वल टू 1 होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? एम आर जो है वो 0 हो जाता है। इलास्टिसिटी क्या होगी? जब इक्वल टू 1 होती है तो एम आर उस केस में 0 हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है इलास्टिसिटी जो है डिमांड कर्व दे रखा है और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो भी दे रखी है। ये डिमांड कर्व है ये, और इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 है यहाँ पे तो एम आर क्या है? हमारे पास 0 है। तो इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 होगी तो एम आर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन दे रखा है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। बिल्कुल ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। दूसरा रीजन, यूटिलिटी में नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरालिटी। तो बिल्कुल ठीक है, ये रीजन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस देन द जॉइंट डिमांड इज फॉर इट्स इज नोन एज। तो एक कमोडिटी जिसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट डिमांड कहा जाता है, कॉम्पोजिट डिमांड कहा जाता है, डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है या ऑटोनॉमस डिमांड कहा जाता है। तो जब एक कमोडिटी को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो उसकी डिमांड को कॉम्पोजिट डिमांड कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है क्यू डी इज इक्वल टू 1000 माइनस 200 पी, प्राइस दे रखा है 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब हम इस फॉर्मूले को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको कहा जाता है स्लोप और दूसरा पार्ट जो है पी अपॉन क्यू, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये जो स्लोप होता है
ये अगर डिमांड फंक्शन में देखें तो ये स्लोप क्या होता है, -200, जो ये वाला है ये स्लोप है, ये जो है स्लोप है। तो मतलब ये -200 जो है फर्स्ट पार्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो हमें मिल गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। तो वो हमारे पास हमें मिल गया, वो क्या है, -200। दूसरा पार्ट क्या है, P अपॉन Q। तो P हमारे पास दे रखा है 3 और Q हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिमांड फंक्शन में पुट करके। P की वैल्यू 1000 माइनस 200 इंटू P दे रखा है 300। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 माइनस 600, तो हमारे पास Q की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 400। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है उसमें हम इसको पुट करेंगे तो माइनस स्लोप कितना दे रखा है 200 इंटू पी क्या है 3 अपॉन क्यू कितना है 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 600 अपॉन 400। तो इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे 1.5 जो है बी ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिर से डिमांड फंक्शन गिवन है और इलास्टिसिटी पूछी है व्हेन p इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास चेंज इन q अपॉन चेंज इन p तो गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हमें पता है चेंज इन q अपॉन चेंज इन p इंटू p अपॉन q। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, चेंज इन q अपॉन चेंज इन p, ये स्लोप है और स्लोप हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, -5। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी हमें मिल गया, पी गिवन है 20 और क्यू हम डिमांड फंक्शन में पी की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 5500 माइनस 5 इंटू पी की वैल्यू 20, तो ये आ जाएगा 5500 माइनस 100। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 5400। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन तो रहता ही है और ये जो हमारे पास चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी की वैल्यू है वो कितनी है, -5 इंटू पी कितना है 20 और क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आया 5400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन 50, 400 तो अपॉन 1 अपॉन 54। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन 54 जो है ऑप्शन ए में है, तो ए ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, प्राइस भी गिवन है, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, जो स्लोप है वो तो दे ही रखा है हमारे पास, -5 ले लिया और पी कितना है 10 गिवन है। डिमांड फंक्शन में पी की वैल्यू पुट की तो हमें क्यू मिल गया, क्यू हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया और हमने इसमें फॉर्मूले में पुट किया -5 इंटू 10 अपॉन 50, तो हमारे पास जो है आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे 1 जो है ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग्स एंड रेयर स्टैम्प्स एक्सेट्रा इज एक्सप्लेन्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट कहा जाता है, बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाता है, बैबलिन इफेक्ट कहा जाता है या नन ऑफ द अबव। तो जो रेयर पेंटिंग और रेयर स्टैम्प्स वगैरह होती है उनको कहा जाता है स्नोब इफेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है उसको मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज MRE कहा जाता है या फिर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा जाता है या एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। PPC का जो स्लोप है उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Next question, demand for foodstuff is income inelastic. This is explained by Giffen paradox, Angel law, Gaussian law या Ricardo law. तो demand for foodstuff is income inelastic ये explain किया गया है Angel law के द्वारा, तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next question, elasticity of substitution in case of linear homogeneous production function equation क्या होगी, elasticity of substitution इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, तो यूनिटी होगी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है मोर देन यूनिटी भी नहीं होते, लेस देन यूनिटी भी नहीं होते और जीरो भी नहीं होते, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS XY दे रखा है और उस फिर पूछा गया इसकी शेप कैसी होगी डिफरेंट MRS के ऊपर।
ए एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई के बीच में जीरो होगा तो हमारे पास शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी, तो उस केस में हमारा एल शेप होता है, एल शेप इस तरह से होता है कुछ इंडिफरेंस कर्व, उस केस में ऐसे होता है। तो जो ए है, ए का जाएगा 3 के साथ। दूसरा एम आर एस एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, जब एम आर एस एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व की शेप जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से होता है। तो बी जो है वो जाएगा 4 के साथ। उसके बाद सी, जब एम आर एस एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो हमारे पास इसकी शेप कैसी होगी, कॉनकेव होगा। कॉनकेव जो है वो इस तरह का होगा इंडिफरेंस कर्व, तो हमारा जो सी है, सी का हो जाएगा 2। और डी जो है एम आर एस वाई अगर नेगेटिव होगा तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा टू द ओरिजिन, तो डी जाएगा हमारे पास 1 के साथ। तो यहाँ 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 3 4 2 1, तो सारे के सारे जो है ए में ही मिलके, तो ए ही हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आर विल बी जीरो इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमारी इक्वल टू 1 होगी तभी एम आर हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसमें एम एन एंड क्यू आर दो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट होगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इनका स्लोप कैसा और इलास्टिसिटी कैसी है। देखिए हमारे पास एम एन और क्यू आर, जब दो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों डिमांड कर्व में चाहे एम एन है चाहे वो क्यू आर है, जो स्लोप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है स्लोप का, तो स्लोप तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम इसको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम सिर्फ कौन से पार्ट को देखेंगे, पी अपॉन क्यू। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड कर्व गिवन है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये पी है, पी को हम ले लेते हैं 1, ये 1 है, दोनों केस में 1 ही रहेगा, चाहे वो एम एन डिमांड कर्व हो चाहे क्यू आर हो। बट हमारी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, एम एन के केस में क्वांटिटी को 1 ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी ले ली 2। अब हमारे पास एम एन डिमांड कर्व है, उस पे इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। तो इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है क्यू अपॉन पी वो तो सेम ही रहेगा, हम सिर्फ पी अपॉन क्यू को ले रहे, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, प्राइस 1 हो जाएगा और क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है 1 हो जाएगी। उसके बाद क्यू आर जो है उसके ऊपर इलास्टिसिटी को देखेंगे तो हमारे पास क्यू आर पे भी प्राइस जो है वो क्या है 1 ही है, बट क्वांटिटी जो है वो क्या है, क्यू जो है वो 2 हो गया, तो इलास्टिसिटी क्या होगी 0.5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम एन जो है वो हाईली इलास्टिक है देन द क्यू आर, तो इलास्टिसिटी एम एन इज ग्रेटर देन क्यू आर डिमांड कर्व। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। द स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर सेम ऑन डिमांड कर्व एम एन एंड क्यू आर एट द प्राइस पी जीरो। स्लोप तो सेम है वो ठीक है, बट इलास्टिसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्लोप आर सेम, स्लोप ठीक है बिल्कुल सेम है दोनों केस में, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर ऑन डिमांड कर्व एम एन देन डिमांड कर्व क्यू आर। बिल्कुल ठीक है कि एम एन पे जो इलास्टिसिटी है वो क्यू आर से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो गई ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम बट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो लेस देन है क्यू आर का एम एन से, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी तो डिफरेंट है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी दोनों की सेम बताई है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ ठीक हुई, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो 2 जो है वो ठीक हो गई, ओनली 2, तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।